हमारे प्रदेश के रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले के जो किसान अफीम की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में चीरा लगाने का अंतिम समय चल रहा है। तो अफीम का अधिक उत्पादन लेने के लिए इस समय किन किन कार्यों को करें, इन्हीं सब बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं ग्राम कंसेर, जिला रतलाम के प्रगतिशील अफीम उत्पादक किसान शिव नारायण चौधरी। इस बार भारत सरकार द्वारा मुझे 10 आरी में अफीम काश्त करने बाबत लाइसेंस दिया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अफीम की अवस्था 120 दिन की हो चुकी है। इस समय चीरे के दौरान या चीरा प्रारंभ करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। डोड़े की साइज बड़ी होने पर, परिपक्व होने पर आप हाथ से संभाल के उनको देख सकते हैं कि हाँ कठोर हो गया है, चीरा लगाने लायक हो गया है, तो उसके बाद ही चीरा लगाएं। किसान भाइयों, यदि आपने अफीम की फसल लगाई है तथा वो पकाव की स्थिति में है, तो उसके डोडों में चीरा लगाने का समय क्या होता है तथा चीरा लगाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। और चीरा लगाने का जो समय होता है वो सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक का उपयुक्त समय होता है, क्योंकि उस वक्त वातावरण में तापमान में वृद्धि रहती है और तापमान ज़्यादा रहने से उसमें जो दूध की मात्रा होगी वो ज़्यादा स्रावित होगी। और शाम के समय चीरा लगाने का प्रयास नहीं करें आप। चीरा जो लगाते हैं हम, चीरा लगाने के जो औजार होते हैं वो न तो डोड़े में ज़्यादा गहराई तक लगाएं और न ही कम गहराई तक लगाएं। यदि कम गहराई तक लगाएंगे तो आपको दूध का उत्पादन उतना नहीं मिलेगा अपेक्षानुरूप, और यदि ज़्यादा गहराई में लगा देंगे तो डोड़े या कैप्सूल फटने की संभावना रहती है, जिससे दूध की मात्रा अगले समय चीरा लगाने पे दूसरा उसका जो राउंड होगा, दूसरा जो दौर होगा चीरा लगाने का, उस समय उसमें दूध स्रावित नहीं होगा। और चीरा जैसे ही लग जाता है गहरा तो वो डोड़ा या कैप्सूल जो होता है वो फट जाता है, और जब आपके दाने पकने की स्थिति में होंगे तो वो और ज़्यादा फट जाएगा, और ऐसी स्थिति में हवा चलने से डोड़ा हिलेगा और आपके जो दाने रहेंगे वो वहीं पे खेत में गिर जाएंगे। मतलब आप उसमें से खसखस का उत्पादन भी नहीं ले सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो लोग अनुभवी होते हैं चीरा लगाने में, उन्हीं से आप ये काम लें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि चीरे के बीच में आपको लगता है कि अपना दूध उत्पादन कम हो रहा है, या अफीम चिपक रहा है, या अफीम तेजी से नीचे गिर रहा है, पत्तों पर दूध का स्त्रवण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करें कि यदि दूध झर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि दूध ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है, पतला हो रहा है, तो आप हल्की सी सिंचाई दे दें। और यदि चिपक रहा है तो अफीम के खेत का सूखने का इंतजार करें। अफीम फसल के डोडों में चीरा लगाने के बाद अफीम को किस तरह से इकट्ठा कर भंडारण करना है, जिससे कि आपको अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक अफीम मिल सके, इसकी समस्त जानकारी भी लेते हैं। अफीम संग्रहित करते समय किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप विशेष सावधानी रखें। और जब अफीम कलेक्ट करते हैं अपन, तो सुबह सुबह जल्दी अपन वही 7 बजे से 9 बजे के बीच जो बेस्ट समय होता है, उत्तम समय होता है, उस समय अफीम कलेक्ट करें। जैसे ही सुबह के समय आप अफीम को कलेक्ट करते हैं, संग्रहित करते हैं, तो उस समय अपने जो औजार होते हैं वो बढ़िया साफ स्वच्छ होने चाहिए। सभी अपने जो साथी होते हैं, कारीगर साथी, कुशल श्रमिक जो होते हैं, उनसे आप निवेदन करें कि जो अफीम के कैप्सूल के नीचे की तरफ जो स्टामेंस रहते हैं, यानी पुमंग जो रहते हैं, उनको अफीम के दूध के साथ कतई कलेक्ट नहीं करें, क्योंकि अफीम के दूध में वो ले तो लेंगे लेकिन उनका वहाँ पे सड़ने की प्रक्रिया नहीं होगी। ये रेशे अफीम में वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं, और जब आप अफीम को अपने तौल केंद्र पर ले जाते हैं तो वहाँ जांच में ये रेशे निकलेंगे, तो आपकी जो अफीम होती है वो घटिया किस्म की साबित हो सकती है। इसलिए विशेष तौर पे ये ध्यान रखें कि जो कैप्सूल के नीचे जो एंड्रोशियम या उसको पुमंग बोलते हैं वो रहते हैं, तो उनको आप पहले से अलग करके और साफ और स्वच्छ अफीम को कलेक्ट करें। और भंडारण के समय विशेष इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके अफीम में सुबह सुबह पानी की मात्रा आती है, तो किसी बड़ी थाली में अफीम को एक तरफ रखकर उसको हल्का सा टेढ़ा करके, तिरछा करके रख दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि अतिरिक्त पानी की जो मात्रा होगी वो धीरे धीरे रिस कर एक तरफ चली जाएगी और आपकी अफीम की जो क्वालिटी है वो बढ़िया बन जाएगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और सीधे अफीम
अफीम को अपने भंडार गृह में किसी बर्तन में सीधा रख देते हैं तो उसमें पानी की मात्रा रहने से उसमें डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा आपकी अफीम सड़ने की संभावना रहती है, उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। और इस प्रकार की अफीम आपके यदि कारखाने में जाएगी तो एल्कलाइड कारखाने में घटिया किस्म की अफीम साबित हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि और अफीम को भंडारण करते समय छायादार कमरा होना चाहिए, कमरे का तापक्रम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे स्वच्छ वातावरण हो, किसी प्रकार का संक्रमण होने की संभावना नहीं हो। जिस बर्तन में आप ये करते हैं वो बर्तन भी अच्छी तरह साफ होना चाहिए और रोज के रोज आप अपने लंबरदार के यहाँ एंट्री जरूर करवाएं, क्योंकि उसमें आप दर्ज नहीं करवाएंगे कि कितनी अफीम आपने कलेक्ट करी तो आप विभाग की उस निगरानी में शंकास्पद स्थिति में आ जाएंगे। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही कलेक्ट होती है आप अपने लंबरदार के यहाँ जाके तुलवा के और अपने रजिस्टर में एंट्री करके अपना हस्ताक्षर करें। तो अपने घर में जहाँ अपन अफीम रखते हैं उस स्थान का ताला लगा के अवश्य रखें, क्योंकि यह नशीला पदार्थ होने से बच्चे जो नासमझ होते हैं यदि गलती से इसको थोड़ा सा भी निगल गए, मुश्किल से छोटा सा ज्वार के दाने से भी कम मात्रा यदि इसने निगल ली तो इनके नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करेगा और इसके दुष्परिणाम अपने को भोगने पड़ सकते हैं। किसान भाइयों, अफीम के डोडो से पोस्ता दाना कब और किस तरह से निकालें ताकि आपको पोस्ता दाने का अच्छा बाजार भाव मिल सके, आइए जानते हैं। और जैसे ही अपने चीरा खत्म होता है तो उस वक्त अपन क्या करते हैं, खसखस का हार्वेस्टिंग करते हैं। तो उसमें ये स्थिति कि चीरा यदि अपना समाप्त हो जाता है तो 8 से 10 दिन 15 दिन इंतजार करें, कैप्सूल अच्छी तरह सूख जाए। कैप्सूलों में जब हवा चलने से आवाज़ आने लग जाए दानों की, तब उनको कलेक्ट करके आप घर में रखें और फिर अपनी क्वालिटी अनुसार यदि आप चाहते हैं कि मेरी खसखस अच्छी क्वालिटी की हो तो उनको मजदूर करके एक एक कैप्सूल को कट करवा के दाने की क्वालिटी देखकर अलग अलग क्वालिटी के दाने अलग अलग बर्तन में इकट्ठा करें और फिर उनकी पैकिंग करके मार्केट में बेचेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आपको ये सावधानी रखनी है कि जो काम करने वाले मजदूर होते हैं या अपने परिवार के लोग होते हैं वो अच्छी तरह कुशल हो और साफ सफाई से डोडे को लूने का कार्य संपादित करें। भिंडी काफी लोकप्रिय सब्जी है, बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन इस फसल पर कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता रहता है, जो कि फसल की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही उपज की क्वालिटी को भी खराब कर देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान इन कीटों की रोकथाम उपाय अपनाकर होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर SN राय से। भिंडी के विषय में उसमें लगने वाले कीट और व्याधि के विषय में हम बताने जा रहे हैं। इस समय हमारा सीजन बहुत भिंडी लगाने का बहुत से लगा रहे होंगे या बहुत से लग गया होगा। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है उनकी फसल अभी बढ़वार के साथ फलन की अवस्था पर होगी और इस अवस्था पर इस फसल में कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जैसे कि सफेद मक्खी, फल छेदक कीट एवं मकड़ी आदि। तो क्या है इन कीटों की पहचान एवं लक्षण और किस प्रकार से करें इनकी रोकथाम, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। यदि भिंडी आपका लग चुका है तो उसमें लगने वाले कीड़ों में 3 प्रमुख कीट है। प्रथम जो है हम लोगों को फ्रूट एंड शूट बोरर का निदान या उसके लक्षण बताएंगे। यह कीड़ा जो है पीले एवं हरे रंग का लार्वा होता है। एडल्ट जो है उजले रंग का कीड़ा होता है। यह अधिकतर जो है यह लार्वा ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये पत्तियों पर अंडा देती है। अंडा 6 से 7 दिन के बीच हैच कर जाता है, यानी फूट जाता है। ये डिपेंड करता है आपको टेम्परेचर पर। यदि आपको कोल्ड टेम्परेचर है तो 4 दिन के ही अंदर में ही वो प्रोलॉन्ग कर जाए, 4 दिन के बाद ही प्रोलॉन्ग करेगा। गर्मी के समय है तो 4 दिन के अंदर ही आपको अंडा हैच कर जाता है। जब अंडा हैच कर जाता है तब वो कीड़ा जो है खोजता है कि हम फीड करने के लिए, तब वो कोमल टहनी या उसके फल लगे हुए हैं या फूल लगा हुआ है तब उस पर आक्रमण करता है। ये यदि तना में है तो वहाँ जो है छेद कर कर वो तना को ही फीड करते रहता है और नीचे की तरफ जाते रहता है। पौधे का बढ़वार रुक जाता है, फलन भी नहीं हो पाता है। तना पर नहीं लग रहा है तो कभी कभी हम देखते हैं कि फल पर ही लग जाता है, तो फल में ही छेद कर देता है और छेद कर कर वो फीड करते रहता है, जिससे कि फल जो है मुड़ जाता है। इस तरह से
उससे नुकसान जो है ज़्यादा होता है। इसके हम लोग निदान के लिए कट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम 1 लीटर पानी में या प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अल्टरनेट 15 या 20 दिन के अंतराल पर हम छिड़काव करेंगे तो इससे हम जो है निदान पा सकते हैं। यदि आप केमिकल का दवा है तो बायोपेस्टिसाइड का भी हम लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बायोपेस्टिसाइड में है कि आप रिपेलेंट का काम करता है। रिपेलेंट मतलब कि आप कीड़ा नहीं लगा हुआ है और उसके पहले हम छिड़काव करते हैं तो उससे हम लोग को कीड़ा लगने की संभावना कम रहती है। उसके लिए नीम ऑयल या एजाडारेक्टिन केमिकल हो उसको 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप 10 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करते रहेंगे तो इससे कीड़े मकोड़े का आक्रमण नहीं के बराबर होगा। इस तरह से जो है अब दूसरा कीट आता है मकड़ी। ये रेड माइट जिसको कहते हैं, ये पीले एवं रेडिश कलर का कीड़ा होता है। पौधे के निचली पत्ती पर जो ओल्ड लीफ है उस पर इसका आक्रमण ज़्यादा होता है। पत्ती को सक करता है और पत्ती टेढ़े मेढ़े हो जाती है और वो धुसले रंग का दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि उसमें आक्रमण हो गया है। उस मकड़ी के नियंत्रण के लिए ओमाइट 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हम लोग पा सकते हैं। तीसरा कीट आता है उजली मक्खी या व्हाइट फ्लाई जिसको कहते हैं। अधिकतर जो है जब गर्मी अधिक पड़ने लगता है, जो मार्च में आप पौधे लगाते हैं उसमें व्हाइट फ्लाई का आक्रमण ज़्यादा आता है। वो व्हाइट फ्लाई जो है अधिकतर पहले खरपतवार पर छिपा रहता है या अन्य क्रॉप पर रहता है। जब हमारा क्रॉप सीजन आने लगता है तो उसे इमर्ज करके हमारा मेन क्रॉप पर आ जाता है। वो पत्ती को सक करने लगता है। पत्ती सक करने लगेगा तो वो पत्ती जो है टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है और येलोइश करने लगता फंगल येलो मोजाइक वायरस डिजीज फैलाता है, जिससे कि हमारा क्रॉप जो है डिटोरिएट करने लगता है, फल फूल कम लगता है और उससे फल बढ़वार जो है रुक जाती है। इसके निदान के लिए है कि पहला जिसमें लगा हुआ है उसको हम लोगों को निकाल कर कहीं दूर ज़मीन में गाड़ दीजिए। उसके बाद थायोमिथोक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से आप दोनों में से कोई एक 15 दिन के या 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करेंगे तो उसे हम लोग निदान पा सकते हैं। हमारे राज्य के अधिकतर किसान भाई गाय भैंस का पालन करते हैं और इन दुधारू पशुओं से स्वच्छ और शुद्ध दूध का उत्पादन लेने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। तो स्वच्छ दूध प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह। जो पशुपालन हमारा किसान कर रहा है उस पशुपालन से अधिक मुनाफा कैसे लिया जाए और पशु भी स्वस्थ रहे और पशुपालन में कार्य में लगे हुए लोग भी स्वस्थ रहें, इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि हम कैसे दुग्ध उत्पादन जो कर रहे हैं वो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे कुछ पशुपालक भाई गाय तथा भैंसों का दूध निकालते समय लापरवाही करते हैं, जिसके कारण दूध की गुणवत्ता तो खराब होती ही है, साथ ही साथ ऐसे दूध का सेवन करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप दूध दोहन के समय कौन कौन सी सावधानी रखें, आइए जानते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि जो हमारा पशु है, पशु हमारा स्वस्थ होना चाहिए। पशुपालन के कार्य में जो लगे हुए हैं, जो ग्वाला है जो वो भी स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा और जो विधाएं उसमें आती हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली जरूरत है कि जो हमारी पशुशाला है, पशुशाला साफ स्वच्छ और सूखी होनी चाहिए। यदि पशुशाला गीली है, उसमें गंदगी है, सूखी नहीं है, तो निश्चित रूप से वहाँ कीटाणु पनपेंगे और कीटाणु जब पनपेंगे तो बीमारियों को पैदा करेंगे और पशु को जो है बीमार बना देंगे। तो पहली चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि पशु के बांधने का जो स्थान है, जिसको हम पशुशाला बोलते हैं, वो साफ स्वच्छ सूखी हो। इसके लिए सबसे जरूरी है पशुशाला की नियमित सफाई करें, दिन में कम से कम 2 बार पानी से उसकी नालियाँ और उसके जो पशु बांधने का स्थान है वो साफ करें। साथ ही साथ पशु के जो उसमें जो पशुशाला है उस पशुशाला को कम से कम सप्ताह में 1 बार फिनाइल या चूना का छिड़काव जरूर करना चाहिए। फिनाइल या चूना के छिड़काव से जो है उसमें कीटाणु मुक्त वो हो जाती है। ये प्रक्रिया सप्ताह में कम से कम 1 बार करें और उस पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। इसके अलावा पशु जो है, पशु की साफ सफाई
और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पशु की सफाई के लिए पशु को दिन में कम से कम एक बार हो सके तो जरूर नहलाएं। उससे क्या पशु के ऊपर जो गंदगी लग रही है, गोबर लग रहा है, कूड़ा लग रहा है, मिट्टी लग रही है, वो साफ हो जाती है। और एक ध्यान और रखें कि दूध निकालने से पहले जरूर पशु के सफाई कर लें। इसके लिए सब पहले जो हम खुरैरा पद्धति अपनाते थे, पशु के ऊपर खुरैरा करते थे, कपड़ा पोंछ से पोंछ देते थे। यदि दूध निकालने से पहले एक बार खुरैरा हो जाए तो जो भी बाल हैं, खराब बाल हैं, गंदगी लग रही है, वो सारी छूट जाएगी। उसके बाद हम दूध निकालेंगे। साथ ही साथ पशु का जो अयन है, जहाँ से हम दूध लेना है, अयन को दूध निकालने से पहले भली प्रकार से धो लें। और धोने के लिए आप पोटेशियम परमैंगनेट 2% का पोटेशियम परमैंगनेट का एक घोल बना लें। उस घोल से उन थनों को धो लें और धोने के बाद सूती कपड़े से उस अयन को पोंछ दें और पोंछने के बाद ही दुग्ध दोहन करें तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आप पैदा करेंगे। दूसरी चीज़ है पशु के जो है बर्तन हैं, दूध निकालने के जो बर्तन होते हैं उसकी साफ सफाई और प्रबंधन। पशु के दूध निकालने के जो बर्तन हैं उसकी हम नियमित सफाई नहीं करेंगे, उसमें कीटाणु पनप जाएंगे। इसलिए पशु के जो दूध निकालने की बाल्टी हैं और बर्तन हैं उसकी दोनों टाइम दूध निकालने के बाद भली प्रकार से सफाई करें। और सफाई के लिए सबसे ज़रूरी है कोई भी आप जो है डिटर्जेंट ले लें, डिटर्जेंट से साफ करके ठंडे पानी से धो के उसके बाद आप गर्म पानी से धो सकते हैं और उसको धो के उल्टा करके धूप में रख देंगे तो वो कीटाणु मुक्त हो जाएगी और सूख जाएगी। दूध दोहन करने वाले ग्वाले के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा उसे अपने सिर पर कपड़ा बांध लेना चाहिए। दूध निकालते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ग्वाले को पूर्ण हस्त विधि से ही दूध निकालना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे पशुशाला में जो पशु का कार्य करने वाला ग्वाला है, व्यक्ति है, उसकी साफ सफाई जरूरी है। ये ना हो उसको कोई गंदी आदत है, जैसे बीड़ी पीता है या दूध निकालते समय छींकता है, खांसता है या तम्बाकू खाता है, दूध भी निकाल रहा है, तम्बाकू की पीक भी इधर मार रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी पीक की गंदगी उस दूध में सम्मिलित हो जाएगी और वो दूध को हमारे को खराब कर देगी, स्वच्छ दूध पैदा करने में बाधा बनेगी। इसलिए जो है पशुशाला में लगा हुआ व्यक्ति पान, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू से नहीं खानी चाहिए उसको जो है उस समय, और साफ स्वच्छ होना चाहिए। और हो सके तो बालों पे कोई कपड़ा बांध के दूध निकाला तो बाल भी टूटने का डर कम रहेगा, तो इससे स्वच्छ दूध पैदा करने में सहायता मिलेगी। एक चीज़ हम बता दें कि दूध जो है, दूध एक ऐसा पदार्थ है जो वातावरणीय गंध को बहुत जल्दी अपने ओर खींच लेता है। दूध निकालने के बाद हम जो है पशुशाला में रख दें तो गोबर पड़ा है तो गोबर की गंध भी उस दूध में आ जाएगी। पशु जो चारा खाता है उस चारे की भी गंध उस दूध में आ जाती है। इसलिए पशुशाला से दूध साफ स्वच्छ बर्तन में दूध निकालें, पशु का साफ स्वच्छ हो और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से दूध को हम हटाएं तो निश्चित रूप से वो दूध जो है हमारा स्वच्छ दूध उत्पादन बनेगा। साथ ही साथ एक ध्यान और रखें कि जब दूध निकाल लेते हैं हम लोग जो है तो दूध को एक छानने की प्रक्रिया होती है और दूध को हमारे पशुपालक क्या करते हैं, कोई भी छन्ना लेके कपड़े का उससे छान देते हैं। उससे क्या है, उस कपड़े में जो गंदगी है, कीटाणु हैं, वो कीटाणु उस दूध में आ जाते हैं। इसलिए जो कपड़े का जो छानना है उसकी बजाय आप जो कपड़े का ही छन्ना बना रहे हैं तो कम से कम 2 छन्ने रखें, एक सुबह का एक शाम का, और दूध छानने के बाद उसे साबुन से धो के, डिटर्जेंट से धो के भली प्रकार से धूप में सुखा लें। वरना एक कॉटन के पैड बने हुए आते हैं उस पर हम दूध निकालेंगे तो जो भी गंदगी है, बाल है, कीटाणु, यहाँ तक कि पतला गोबर भी यदि सम्मिलित हो गया तो वो भी उसके ऊपर रह जाता है। इस प्रकार के छन्ने भी आते हैं, उनसे हम दूध छानेंगे तो दूध हमारा सही छनेगा। तो स्वच्छ दूध उत्पादन करके हम इन बीमारियों से तो बचे रह सकते ही हैं, साथ ही साथ अपने पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और दूध उत्पादन हम अच्छा पैदा कर सकते हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन पैदा कर सकते हैं जो बाहर हम बेचने के पर खराब भी नहीं होगा और उसकी अच्छी कीमत भी हमें मिल सकेगी। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुनगढ़ी, जिला ग्वालियर के रूप राम ने। आपने अमरूद के बाग में सूक्ष्म तत्वों की कमी के लक्षण एवं उपचार के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अमरूद के अंदर जो प्रमुख रूप से जो समस्या आती है अपने समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की, उसके बारे में किसानों को जानकारी बहुत कम रहती है। तो इसकी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के तहत अपन को कम से कम समय पर खाद और जो भी अपने उर्वरक है और सूक्ष्म पोषक तत्व है उनको डालना बहुत जरूरी होता है। अमरूद के बाग में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से फलों का उत्पादन तो कम मिलता ही है, साथ ही बाग में कई तरह की समस्याएं भी आ जाती हैं। सबसे पहले जैसे जिंक की कमी होती है तो उसमें पत्तियों में क्या है, पीलापन आना शुरू हो जाता है। तो और जो सिराएं होती है वो भी
उसमें पीलापन आ जाता है, क्लोरोफिल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो पत्तियां क्या हरापन नहीं रहता, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाती, जिंक की कमी हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके प्रबंधन के लिए अपन अगर ज़मीन के अंदर डालना चाहें तो मई के महीने में इसको डाल सकते हैं। तो इसके लिए प्रति पौधा के हिसाब से 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम जिंक सल्फेट उपयोग कर सकते हैं। और यदि पत्तियों पर छिड़काव करना चाहें तो चिलेटेड जिंक 2 ग्राम चिलेटेड जिंक को 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। यदि छोटे पौधे हैं, नर्सरी अवस्था में हैं, तो उसकी मात्रा को 1 ग्राम तक रखें। अमरूद के फलों के फटने से उत्पादन तो कम मिलता ही है, किसानों को ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर कई स्थानों पर फल फट जाते हैं, फल फटने से उनका बाजार में कोई भाव नहीं मिलता, तो उसके लिए अपन को बोरेक्स नाम का जो अपने सूक्ष्म तत्व आता है उसका 5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। और मिट्टी की जांच कराते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो सिफारिश दी जाती है उसके हिसाब से उपयोग करना चाहिए, तो किसान भाई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए पौधों की समय समय पर कटाई छटाई करना जरूरी है। अपन को जितनी भी पुरानी जो डालियां हैं जैसे सूख गई हैं तो उनको अपन हटा दें, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है तो उसका अपन नीचे पुताई कर दें 3 फीट तक। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर।